प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सालों पुराना सपना चकनाचूर हो गया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से मेहनत कर रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों को तोड़ रही है, सांसदों को अपने साथ जोड़ रही है। वो सब कुछ बेकार हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे, जो प्लानिंग भाजपा के नेता कर रहे थे, वो अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। जी हाँ, अब दोस्तों जो आज खबर सामने आई है, वो सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम होने वाली है। जो सोचा ही नहीं था कभी, वो हो गया है। आपको बता दूं, लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी महाराष्ट्र में नेताओं को जोड़ गणित लगा करके सरकार बनाने की कोशिश करती है, कहीं बंगाल में जो है टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, कहीं कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जाती है, कहीं आम आदमी पार्टी के 5 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। इस तरीके की खबरें हर दिन सामने आती है, हर दिन ऐसी खबरें सामने आती है, और उसका कारण सिर्फ एक है, परिसीमन बिल पास करवाना है। अब कैसे पास करवाएगी भारतीय जनता पार्टी परिसीमन बिल? क्योंकि जो खबर आज सामने आई है, वो सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे सपने तो अधूरे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है खबर? आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ बताऊंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों, परिसीमन बिल को लेकर के कई सालों से लगातार चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी संसद में परिसीमन बिल को पास करवाना चाहती है। लगातार कई सारे पार्टियों के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कई सारे दल इंडिया गठबंधन से जब अलग होने की उनकी चर्चा हुई, तो भी ये कहा गया कि वो भाजपा में जाएंगे या इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे। अभी कुछ समय पहले जब डीएमके ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा था और उसी दौरान विजय थालापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए थे, तो ये कहा जा रहा था कि भैया आप तो डीएमके एनडीए के साथ चला जाएगा, एनडीए का समर्थन कर देगा और फिर परिसीमन बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन अब वो सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि अब खबर आ रही है कि बीजेपी को एक बार फिर से डीएमके ने झटका दे दिया है। जो बात भाजपा सोच रही थी, वो गलत साबित हुई। बीजेपी को उम्मीद थी कि तमिलनाडु की डीएमके परिसीमन बिल पर एनडीए का साथ देगी, समर्थन देगी, लेकिन डीएमके ने झटका देते हुए तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि हमने इस बिल का पहले भी विरोध किया था और आगे भी इस बिल का पूरी तरीके से विरोध करेंगे। केंद्र सरकार पुराने मुद्दों को नए मुद्दे की तरह पेश करती है, ये भी कहा है। सोच लीजिए, स्टालिन ने साफ साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि वो पहले भी इसके लिए बाकायदा एक पूरा आंदोलन उन्होंने तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज करवाया था परिसीमन बिल का विरोध करते हुए। उसके बावजूद भाजपा सोच रही थी कि भैया अब तो सरकार चली गई तो हो सकता है एनडीए का समर्थन करने, लेकिन नहीं। यहां पर स्टालिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि कर लिए जो करना है आपको, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का परिसीमन बिल को लेकर बिल्कुल समर्थन करने वाले नहीं है। उनका यह भी कहना है कि भाजपा पुराने मुद्दों को नए नए तरीके से पेश करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश करती। देखिए, उदयनिधि स्टालिन के इस जवाब के बाद बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा झटका लगा है। अब बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरा मामला क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, खबर में बताया गया है कि उदयनिधि स्टालिन ने परिसीमन बिल का समर्थन देने से साफ इनकार किया है। डीएमके पहले भी संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर चुकी है। तब डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने विरोध के तौर पर परिसीमन बिल की कॉपी जलाई थी। डीएमके के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए कम से कम 362 वोटों की जरूरत होगी, जबकि राज्यसभा में 164 सांसदों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में एनडीए के पास लगभग 318 सांसद हैं। डीएमके के समर्थन के बाद ये आंकड़ा 340 हो सकता था। राज्यसभा में एनडीए के 152 सांसद हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गणित लगा रही थी कि भैया अगर इतना जोड़ लिया जाए, इतना घटा लिया जाए, तो हमारा तो ये जो बिल है वो पास हो जाएगा आसानी से। लेकिन एमके स्टालिन ने जो बयान दिया, जो बात आज कही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्योंकि
पहले भी इस बिल की कॉपियां जलाई गई थी, जैसे पहले विरोध हुआ था वैसे ही आज भी विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अब दोस्तों आपको बता दूं कि बीते काफी समय से इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो कुछ इस तरीके से थी। खबर के मुताबिक इंडिया गठबंधन से डीएमके के बाहर होने के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि संसद में एनडीए को परिसीमन बिल पर द्रविड़ पार्टी का साथ मिल सकता है। एक समाचार पत्र में दावा किया गया कि परिसीमन बिल के समर्थन के लिए डीएमके ने 3 शर्तें भी रखी हैं। देखिए पहली शर्त यह बताई गई थी कि 25 सालों तक लोकसभा के परिसीमन की जनगणना के बजाय 1971 की जनगणना होनी चाहिए। पार्टी ने सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी की मांग की थी। तीसरी शर्त यह है कि बिल में राज्यवार एक सूची शामिल हो जिसमें यह दिखाया जाए कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के बाद हर राज्य में कितनी सीटें, यानी कि तमाम शर्तें बताई जा रही थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? ये भी हो सकता है कि शायद शर्तें मानी ना गई हो इसलिए डीएमके ने खुलकर विरोध कर दिया, या ये भी हो सकता है कि भगोड़ी मीडिया ये तमाम अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा हो ताकि डीएमके को इन्फ्लुएंस किया जा सके, डीएमके को रिझाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दूं इससे कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भी एक बयान जारी किया था। राहुल गांधी ने परिसीमन बिल को समर्थन देने वालों को 21वीं सदी का इटप्पन कहा था। तमिल में इटप्पन का मतलब गद्दार होता है। तो जो ये परिसीमन बिल का समर्थन कर रहा है उनको राहुल गांधी ने गद्दार बताया और कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी शायद डीएमके को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि डीएमके ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत लगातार टाइट होती जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। जी हाँ, जयंत चौधरी को इस समय बहुत बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल थे और अब जयंत चौधरी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामशीष राय, उन्होंने रालोद का साथ छोड़ दिया है, यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रालोद इस समय एनडीए का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। देखिए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। रालोद के यूपी अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी रामाशीष राय ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे में उन्होंने अपनी ही पार्टी की नीतियों पर इशारों में कई आरोप लगाए हैं। किसानों और नौजवानों की बात करते हुए उनकी समस्याओं को उठाया। जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र करते हुए लिखा कि आज संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे प्रहार ने लोकतंत्र खतरे में है। रामाशीष राय इससे पहले भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि युवाओं के मुद्दे का जिक्र करते हुए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं और चर्चा ये है कि वो सपा में जा सकते हैं। तो आने वाला चुनाव भाजपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सीजेपी को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, सीजेपी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की कोशिशों में लगी हुई है। देखिए खबर के मुताबिक सीजेपी ने अपने देशव्यापी अभियान क्या बोलती पब्लिक का एजेंडा जारी कर दिया है। छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद घोषित ये अभियान सितंबर से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी लिसनिंग टूर के रूप में संचालित किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य देश भर के युवाओं से सीधा संवाद करना है, यानी कि युवाओं से बात करेगा सीजेपी, लोगों के बीच में जाएगा, युवाओं के मुद्दे को उठाएगा, शिक्षा के, रोजगार के और जो इंस्टीट्यूशनल गड़बड़ियां होती हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी या विद्यालयों में जो भी समस्याएं आती है उसको लेकर तमाम मामलों पर जो है सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की जाएगी। तो अब जब सीजेपी जमीन पर उतरेगी, जब एक बार फिर से ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ झारखंड में आंदोलन चल रहा है। लगातार ही कहा जा रहा था कि कोई जा नहीं रहा है वहां, ये जो जंतर मंतर पे गए थे वो झारखंड नहीं पहुंच रहे, लेकिन आखिरकार झारखंड में भी सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। देखिए नेहा बोरा यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग स्टूडेंट्स के साथ अब यहाँ झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं वो दरअसल सीधे सीधे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
जंतर मंतर के युवाओं को बदनाम किया और यहाँ पर आप जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यहाँ के युवाओं को जो है युवा बता रहे हैं, वहां के युवाओं को युवा ही नहीं बता रहे थे। ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे थे, झारखंड के लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहे थे, वहां के लोगों के लिए उठा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो है, आरएसएस के लोग जो है वो सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं। इन सब के बीच दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना देश की जनता का रुपया यात्राओं पर उड़ाया है वो सामने आ चुका है। खबर के मुताबिक पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हर घंटे करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा पैसा पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च होता है। अब आप सोच लीजिए कि क्या चल रहा है इस वक्त देश में। सब कुछ जनता के सामने है। अब जनता इस पर आगे क्या फैसला करेगी यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।